हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल अकेडमी। मेरा नाम है अमित कुमार सक्सेना एंड आई एम योर लीगल फैकल्टी फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ये हमारी लीगल मैगजीन की सीरीज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने 5 लीगल मैगजीन्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा 6th लीगल मैगजीन है एक्टस मी इन विट्रो फैक्टस नॉन एज मेंस एक्टस, यानी एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। तो ये लीगल मैगजीन क्या कहता है कि अगर आपसे कोई एक्ट जोर जबरदस्ती करा ले या आपने कोई एक्ट ऐसा किया है जिसमें आपकी मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, तो वो एक्ट ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने किया। ये ज्यादातर क्रिमिनल डिफेंस की तरह लिया जाता है। मान लीजिए किसी ने, एक बंदे ने दूसरे बंदे के ऊपर केस कर दिया। So I am going to sue the shit out of him. अब जो दूसरे बंदे के ऊपर केस किया है वो किसी के मर्डर या फिर किसी भी चीज के ऊपर कर लिया कि भैया इन्होंने मर्डर किया, किडनैपिंग की, या कोई फर्जी प्रॉपर्टी पे साइन कर दी है, कुछ भी किया। मगर जो सेकंड वाला पर्सन है वो ये डिफेंस ले लेता है कि मैंने जो काम किया वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझसे जोर जबरदस्ती कराया गया। तो इसमें सेक्शन 94 आईपीसी का लग सकता है। सिर्फ इसमें एक दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि मर्डर नहीं होना चाहिए। आप सेक्शन 94 का डिफेंस या फिर एक्टस मी इन विट्रो फैक्टस नॉन एज मेंस एक्टस का डिफेंस तभी ले सकते हैं जब आपने दो काम नहीं किए। एक तो मर्डर नहीं किया हो और कोई भी ऑफेंस स्टेट के खिलाफ नहीं किए हो। अगर आप ऐसे दो एक्ट ना करें और कोई और एक्ट हो जो आपसे जबरदस्ती करा लिया गया हो, तो वो एक्ट ऐसा माना जाएगा कि आपने किया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक केस लेके देखें कि ए ने बी के सर पे बंदूक रखी और उससे जबरदस्ती कोई डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया या कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली और उसे बाद में एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करी, तो उस केस में अगर बी डिफेंस ले लेता है कि ये एक्ट जो कराया गया है वो बिना मेरी मर्जी के किया गया या मैंने जानबूझ के नहीं किया, इन्होंने जबरदस्ती मुझसे करवा लिया है, तो वहां पे ये प्रिंसिपल लग जाएगा एक्टस मी इन विट्रो फैक्टस नॉन एज मेंस एक्टस, और सेक्शन 9 का वो डिफेंस, सेक्शन 94 का वो डिफेंस ले सकते हैं। इसी के साथ हम अगली लीगल मैगजीन पे चलते हैं जो कि है एडॉक। एडॉक का मतलब होता है फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। इसका मतलब होता है एक्चुअली एडॉक क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए कुछ होना, जैसे मान लीजिए एक एडॉक कमेटी होती है या कुछ भी होता है। जैसे एक अगर एडॉक कमेटी का आप एग्जाम्पल ले, तो किसी कमेटी को कुछ रिपोर्ट देने के लिए, किसी पॉइंट पे डिस्कशन करने के लिए या कोई रिपोर्ट सबमिट करने के लिए अपॉइंट किया गया है और वो कमेटी उस रिपोर्ट को सबमिट कर देती है। तो जब वो रिपोर्ट सबमिट कर देती है तो वो एडॉक कमेटी खत्म हो जाती है। यानी जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया है उसको बस उतना ही काम करना है और उस काम को करने के बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। एक आर्टिकल 127 भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बताता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई सेशन लेना है या कोई सेशन ऑर्गेनाइज करना है तो वो क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हाई कोर्ट से किसी भी एक जज को अपॉइंट कर सकते हैं एडॉक के बेसिस पे, या एक जज को एडॉक जस्टिस बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का और वो पर्टिकुलर सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मगर जब वो सेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा या खत्म हो जाएगा और उनकी जरूरत भी खत्म हो जाएगी, तब वो जज जो होंगे हाई कोर्ट के, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है, वो वापस हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे और जो उनकी जरूरत थी वो खत्म हो जाएगी। हमारा अगला लीगल मैगजीन है अलीबाग। अलीबाग का मतलब होता है अनदर प्लेस और एल्सवेयर। एलिबाई भी हमारा सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से लिया गया। उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए कोई एक्ट करते हैं, आप एक्चुअली कोई एक्ट नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पे कोई मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है, कोई चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, कोई किडनैपिंग का इल्जाम लगा हुआ है, और आप ये प्रूव कर दें कि जब वो क्रिमिनल एक्ट हुआ आप वहां थे ही नहीं, तो वहां पे आप प्ली ऑफ एलिबाई को लिया जा सकता है, इसकी प्ली ली जा सकती है और आप उस पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी पे केस किया या ए पे इल्जाम लगाया कि उसने बी का मर्डर किया, ए पे इल्जाम लगाया कि उसने बी का मर्डर किया। अब इनने मान लीजिए मर्डर किया या इस पे जो इल्जाम लगाया वो ये लगाए कि इनने बरेली शहर में ये मर्डर किया,
बरेली उत्तर प्रदेश में आता है। मगर अगर ये प्रूफ कर दे कि जिस टाइम भी मर्डर हुआ ए बरेली में था ही नहीं, वो जयपुर में था, राजस्थान जयपुर में था, और वो इस बात को प्रूफ कर दे कि भाई जिस वक्त मर्डर हुआ मैं तो वहां पे था ही नहीं, या वो प्ली ऑफ एलिबाई ले ले और इस बात को प्रूफ भी कर दे कि जिस वक्त मर्डर हुआ मैं वहां नहीं था, मैं तो राजस्थान जयपुर में था, तो वो अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो सकता है, या फिर वो अपने जो भी उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगा है उससे वो बच सकता है। ये होता है हमारा प्ली ऑफ एलिबाई, कि जिस वक्त जो काम हुआ या जिस वक्त कोई क्राइम हुआ उस वक्त आप वहां थे ही नहीं जिस पे इल्जाम लगा हुआ, तो वो प्ली ऑफ एलिबाई कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होता है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ बार हु इज अपॉइंटेड टू असेस द कोर्ट। एमिकस क्यूरे में क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास अपना केस लड़ने के लिए कोई एडवोकेट नहीं है, कोई वकील नहीं है, तो कोर्ट उसको अपनी तरफ से एक एडवोकेट अपॉइंट करके दे सकता है। इसका एक एग्जाम्पल, एक केस है मोहम्मद शुक्र अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इस केस में क्या हुआ था कि जो एक्यूज था उनके वकील साहब कोर्ट में नहीं आए थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पॉइंट आ गया कि इस वक्त क्या किया जाए, क्या इन्हें एमिकस क्यूरे प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है, और आर्टिकल 22 जो उसका सब आर्टिकल 1 है वो बताता है राइट टू कंसल्टेशन के बारे में। तो यहाँ पे कोर्ट ने इन दोनों आर्टिकल का रेफरेंस लिया और एक्यूज्ड को एक एडवोकेट अपॉइंट कर दिया जो कि क्रिमिनल एडवोकेट था, ताकि वो अपनी साइड को प्रेजेंट कर सके। जो एडवोकेट अपॉइंट किया उसको हमने एमिकस क्यूरे कहा, या उसको एमिकस क्यूरे कहा जाता है। हमारा अगला लीगल मैक्सिम है एंटी लिटेम मॉर्टेम। इसका मतलब होता है बिफोर सूट ब्रॉट, बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड और स्पोकन बिफोर अ लॉ सूट इज ब्रॉट। एंटी लिटेम मॉर्टेम का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो सूट लाने से पहले हुआ हो, कुछ भी काम या कोई भी राइटिंग, कोई भी एविडेंस, कुछ भी हुआ हो मगर वो सूट लाने से पहले हुआ हो। इसको मेनली एविडेंस टेम्परिंग से बचने के लिए इस्तेमाल That's right, Your Honor. Witness tampering. किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस हुआ जिसमें कोर्ट ने यह कहा, या कोर्ट को प्लेंटिफ की राइटिंग का वेरिफिकेशन कराना था। क्या कराना था? इनकी राइटिंग का वेरिफिकेशन कराना था कि इनकी राइटिंग जो है, या जो बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इन्हीं की राइटिंग है, वो एक्चुअल में इनकी राइटिंग है ही नहीं। तो कोर्ट ने क्या करा, इनका एक डॉक्यूमेंट मंगवाया एंटी लिटेम मॉर्टेम। मतलब जब इनने कोर्ट में केस फाइल किया था उससे पहले जो डॉक्यूमेंट पे इनके सिग्नेचर थे या इनकी कोई राइटिंग थी उसको मंगवाया गया, और जो कोर्ट में केस लाने के बाद इनकी जो राइटिंग थी उसको मंगवाया गया, और उसके बाद उसको एक्सपर्ट से वेरीफाई कराया गया। तो इसमें क्या हुआ, एंटी लिटेम मॉर्टेम का प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया कि कोई भी चीज जो सूट लाने से पहले हो, जैसे कि इनकी राइटिंग को अगर वेरीफाई कराना था तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने कि एक राइटिंग एंटी लिटेम मॉर्टेम मंगवाई, यानी जब ये सूट लाए थे कोर्ट में उससे पहले की एक राइटिंग मंगवाई, और दूसरी राइटिंग जब ये कोर्ट में सूट लेकर आए उसके बाद की, और उन दोनों को वेरीफाई करवाया। तो ऐसे केसेस में हम एंटी लिटेम मॉर्टेम का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है, और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ भी ऐसा है जो आप ऐड करवा सकते हैं या ऐड कराना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप उसमें कमेंट करें और जरूर बताएं कि सर यहाँ पे कमी है, या यहाँ पे आपको ये पॉइंट ऐड करना चाहिए, या ये वाला पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।